दून विश्वविद्यालय के सभागार में होम्योपैथी सेमिनार का किया गया आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित केंद्रीय जल परिवर्तन राज्य मंत्री हुए शामिल। सेमिनार में होम्योपैथिक पद्धति के बारे में की गई चर्चा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। 30 जून तक यूसीसी ड्राफ्ट हो जाएगा तैयार। उत्तराखंड पुलिस ने चलाया गया विशेष अभियान। चारधाम मार्गों पर स्वच्छता को लेकर के चलाया अभियान। चारधाम मार्गों पर ऑपरेशन मर्यादा के तहत पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों पर हुई सख्त कार्रवाई। नोडल अधिकारी दिनेश यादव पहुंचे खटीमा। निर्माणाधीन गौशाला का किया निरीक्षण। गौशाला निर्माण को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। नोडल अधिकारी ने लोगों की सुनी जन समस्या। और पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ की बैठक। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने पर की बातचीत। सत्यापन अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय के सभागार में होम्योपैथी 2023 सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में केंद्रीय जल परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी हिस्सा लिया। लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय जल परिवर्तन राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर होम्योपैथिक पद्धति के बारे में चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सा एक प्राचीन चिकित्सा है और उत्तराखंड राज्य को सरकार आयुष प्रदेश बना रही है। इस दिशा में तरह तरह की चिकित्सा पद्धति को शामिल किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि ये चिकित्सा होम्योपैथिक चिकित्सा देश की प्राचीन चिकित्सा में से एक चिकित्सा है। होम्योपैथी का कोई बाहर की जर्मनी की नहीं है। ये लोगों, मुझे लगता है होम्योपैथी का कोई बाहर की जर्मनी की नहीं है। ये लोगों में भ्रम है। ये भारत की पुरातन और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, जो चरक संहिता में आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, ये जड़ी बूटी औषधियों से निर्मित ही वो दवाइयाँ हैं। भले हमारे जर्मन के विद्वान ऐसे चिकित्सक हनुमान ने पूरे दुनिया में इसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये हमारी परंपरा है। और मैं तो बिहार का, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैंने होम्योपैथ, आयुर्वेद, आयुष और तमाम विधा को एक साथ लेके इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी को बनाने के लिए हमने पूरे देश की, पूरे बिहार की यात्रा की थी। और आज मेरे भारत सरकार में मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मेवारी हमारी छोटी सी थी। मैं वर्षों तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो उन्होंने आयुष मंत्रालय अलग से बनाया 2014 में, ये एक मिसाल के रूप में, और निश्चित रूप में वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो धरती है वो इसके लिए उपयुक्त है, आयुष के लिए। और यहाँ बड़े बड़े वन पौधे, हर प्रकार का पर्यावरण, प्रकृति, तो ये नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर और लिटरेचर और देन फ्यूचर, तो हमारा निश्चित रूप से इस देवभूमि में मैं आया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी का जो मैं देख रहा हूँ, जो विकास हो रहा है उत्तराखंड का। आज होम्योपैथ 2023 यहाँ पर आयोजित हुआ। इसमें हमारे बहुत सारे होम्योपैथी से जुड़े हुए, चिकित्सा क्षेत्र के जुड़े हुए अनेकों विशेषज्ञों ने और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भाग लिया है। तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, वहीं ये आयुष भूमि भी है। आयुष के साथ साथ योग भूमि भी है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारी चीजें बाहर आती है, तमाम चीजों पर चर्चा होती है। वो कहीं न कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है, उस दिशा में ये बहुत कारगर होगा। मैं इसके आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ और हमारे
केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि वो भी आयुष के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, आप सभी जानते हैं, तो उनका भी एक बार स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 30 जून तक समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से कमेटी काम कर रही है, ऐसे में समान नागरिक का ड्राफ्ट भी तैयार होने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करते जा रही है। देश के दूसरे राज्यों की सरकारों को भी समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो, और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ऑपरेशन मर्यादा के तहत एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत तीर्थ स्थलों व साथ ही गंगा के किनारों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि अभी तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 7 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही अभियान के तहत 2000 से ज्यादा व्यक्तियों का चालान भी किया जा चुका है, जिनसे लाखों रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की छवि खराब करने वालों के विरुद्ध में पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने 2 इशू उठा दिए। एक है हमारा ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा हमने बार बार अनुरोध किया, पिछले वर्ष चलाया था, इस वर्ष भी 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार करेंगे कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं धर्मस्थलों पर, तो वो कृपया करके उसकी तीर्थ की मर्यादा का ख्याल रखें। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्री केदार हो, सब जगह तीर्थ की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन बहुत जरूरी है। तो कोई भी आदमी अगर वहाँ की मर्यादा भंग करता है तो उसके विरुद्ध हम ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारा जहाँ रही यूट्यूब की बात, सोशल मीडिया अपना आप में एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, किंतु कुछ लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए वो लोगों को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं, पुलिस को नेगेटिव रोल में दिखा रहे हैं। तो ये गलत है। इसको मैं अपील भी करता हूँ सबसे पहले कि कृपया करके ऐसा न करें, और दूसरा एक वार्निंग भी दे रहा हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमें उनके लिए एफआईआर करनी पड़ेगी। उत्तराखंड राज्य में जिला उधम सिंह नगर की तहसील खटीमा के अंतर्गत लगने वाले सीमांत गांव दियान में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गौशाला का 4 करोड़ 30 लाख रुपए लागत से गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने दिया गांव में पहुंच करके निर्माणाधीन गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान आपको बता दें कि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही और इस बीच उन्होंने गौशाला निर्माण के लिए जल्द पूरा करने के उसे निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि गौशाला का निर्माण अगले महीने पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। सीएम धामी ने गौशाला का निर्माण करवाने से खटीमा और आसपास के क्षेत्रों में घूमने फिरने वाले गौवंशीय पशुओं से जनता को निजात मिल सकेगी। वहीं आपको बता दें कि उनकी पशुओं से होने वाली फसलों के नुकसान को भी बचाया जा सकेगा। इस बीच नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने गौशाला के निर्माण के तहत अधिक समस्याओं से अवगत कराया गया है। रास्ते की समस्या है, साथ में ये क्या कहते हैं तटबंध की समस्या है, बाढ़ की समस्या से अवगत कराया गया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जैसे रास्ते के संबंध में तुरंत इस गौशाला के निर्माण के तहत अधिक समस्याओं से अवगत कराया गया है। रास्ते की समस्या है, साथ में ये क्या कहते हैं तटबंध की समस्या है, बाढ़ की समस्या से अवगत कराया गया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है
कि जैसे रास्ते के संबंध में तुरंत या क्या कहते हैं वहाँ जैसे अभी 2 मीटर है उसको 6 मीटर करने के संबंध में जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया गया है कि इसमें आप एस्टिमेट बना के और संबंधित अधिकारी के माध्यम से शासन को घोषित करेंगे, वहाँ से इसको स्वीकृति करा के इस पर काम किया जाएगा। जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की है। आपको बता दें कि इस दौरान एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को लंबित अपराध प्रकरणों के विवेचना और साथ ही लंबित प्रकरणों को जल्द ही निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने बताया कि अब तक 7000 से अधिक सत्यापन पुलिस कर चुकी है और सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी है। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि लक्ष्मण झूला में भी पुलिस वृद्ध सत्यापन अभियान चला रही है ताकि ऋषिकेश में G20 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चिन्हीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके लिए जिले के सभी एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर पुलिस चिन्हीकरण की कार्रवाई और साथ ही अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। तो एसएसपी ने थाना प्रभारी के साथ बताया जा रहा है ये बैठक की है और इस बैठक में कई जरूरी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि एसएसपी ने बताया कि अब तक 7000 से अधिक सत्यापन पुलिस कर चुकी है और सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही एसएसपी ने ये भी जानकारी दी, श्वेता चौबे ने कहा कि लक्ष्मण झूला में भी पुलिस वृद्ध सत्यापन चला रही है ताकि ऋषिकेश में G20 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चिन्हीकरण की कार्रवाई भी लगातार जारी है। इसके लिए जिले के सभी एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर पुलिस चिन्हीकरण की कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण को भी हटा रही है। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि उत्तराखंड में बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा रहा है, अवैध जो भी निर्माण है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। और इस बैठक में इस बात का भी एसएसपी श्वेता चौबे ने जिक्र किया और ये कहा कि सभी एसडीएम को यहां पर निर्देश दिए गए हैं और हर एक इलाके में पूरी बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। फॉर्मेट बनाया, उस फॉर्मेट में उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन है, उसके डॉक्यूमेंट के साइड में हमने सारे कर्म करने इसी प्रोसीडिंग है। तो एआरटीओ पहले एआरटीओ को बता दें, एआरटीओ अगर हमको दे देता है कि हाँ मैंने इतने रूट पर गवर्नमेंट। हमारी अपराध की समीक्षा बैठक है वो की गई। इसमें जो क्राइम से रिलेटेड फिगर्स थे वो डिस्कस किए गए। जो हमारे प्रिवेंटिव कार्रवाई हुई है 60 एक्साइज एक्ट के तहत या एनडीपीएस के तहत, एमवी एक्ट में जो इनके द्वारा कार्रवाई की गई है उसकी पूरी एक डिटेल समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जो मुख्यालय स्तर पे जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई। स्पेशली अभी जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहाँ पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। इसके अलावा सत्यापन का अभियान, चूँकि हमारी G20 भी अभी आगे जो आने वाले दिनों में उसमें हमारी G20 का भी होना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में होने जा रहा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी जो है सत्यापन की वृहद स्तर से कार्रवाई जो है की जा रही है, उसकी समीक्षा भी की गई है। जो भी मजदूर, रेडी ठेरी वाले या किराएदार जो हैं उनका सत्यापन, जिन मकान मालिकों ने बिना सत्यापन के किराएदार रखे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई जो है वो की गई है। और साथ ही साथ हमारे ऑपरेशन मर्यादा के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, उसकी भी समीक्षा की गई है। स्पेशली लक्ष्मण झूला एरिया, कोटद्वार और श्रीनगर एरिया में थाना क्षेत्रों में इनमें
उत्तराखंड के लालकुआ में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे स्टेशन पर बरेली जाने वाली चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री गिरकर के गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि यात्री चलती ट्रेन के पायदान में फंस गया, जिसकी चलती ट्रेन लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक स्टेशन पर खड़ी रही। वहीं आपको बता दें कि घायल यात्री के सर और पैर में गंभीर चोट लगी है और घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं स्टेशन पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना लालकुआ रेलवे पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने घायल यात्री को बड़ी मुश्किल के बाद ट्रेन के पायदान से खोल करके निकाला गया, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पहाड़ों की रानी मसूरी की माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों में तेज गति लाने को लेकर के जिला प्रशासन ने कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग और साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को संयुक्त रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि मसूरी नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी और साथ ही राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, गढ़वाल जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपेंद्र सिंह रावत और अन्य अधिकारियों के साथ माल रोड का संयुक्त निरीक्षण भी किया गया और माल रोड के पुनर्निर्माण और साथ ही सौंदर्यीकरण के किए जाने वाले कार्य को लेकर के योजना बनाई गई। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र त्रिपाठी ने माल रोड पर किए गए कार्यों का जायजा भी लिया है। वहीं स्थानीय लोग और व्यापारियों को माल रोड पर पूर्व में धीमी गति से हुए कार्य की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पर्यटक भी इससे काफी ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और माल रोड को समय से व्यवस्थित नहीं किया गया तो इसका सीधा असर मसूरी के पर्यटन पर पड़ेगा, जिसका खामियाजा मसूरी के व्यापारियों के साथ आमजन को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके तरफ से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सुझाव दिया गया है कि वो माल रोड से काम को चरणबद्ध तरीके से कर सके। तो माल रोड का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण था हम लोग के लिए, क्योंकि डामर करने से पहले नीचे की सतह पे पाइपलाइन की लेंग और बहुत सारी शिफ्टिंग की जानी थी। उससे करके पहली प्रायोरिटी पे हमने रोड का डामर का काम कर दिया है, ये क्लियर कर दिया है। अभी इसके ऊपर क्लियर और होनी है, तो इसको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगली प्रायोरिटी हमारी जिन स्थानों पर अगर कंप्रेसर लगाने हैं उसे पत्थर पर लगाया जाए, दोनों साइड की साइड ड्रेन को जल्दी से जल्दी बना दिया जाए, पटरियों का पूरा कर दिया जाए। हम लोग चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बरसात से पहले नाली काम पूरा हो जाए और कोबलस्टोन सबसे पहले चौराहों पर करेंगे, उसके बाद साइड में करेंगे। इस तरह से हम लोग समय तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। तो उसको लेकर क्या प्रायोरिटीज है? उसके लिए हम लोग रात में भी काम कर रहे हैं। हमने रात दिन दोनों तरह की व्यवस्था की हुई है। हमारी टीम रात में भी काम करेंगी और जो काम दिन में हो सकता है दिन में किए जाएंगे। तो ये माना जाए कि पर्यटकों को दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की? हमारा प्रयास होगा कम से कम दिक्कत हो, थोड़ी बहुत असुविधा होगी, लेकिन उसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल तरीके से काम किया जाएगा। पूरे 4-5 जगह बुलाया गया है, तो हर चौराहे पे 2-3 दिन में काम शुरू कर देंगे। आप क्या मानते हैं, क्योंकि अब माल रोड का 2.3 किलोमीटर का पूरा एरिया है, उसको लेकर पूरी कार्य योजना क्या है? क्योंकि अब पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, चैलेंज होगा। रात को काम करने के लिए बात की है कि रात को काम करेंगे ज़्यादातर लोग, तो दिन में तो अगर जितना हो पाएगा साइड में काम करेंगे। रात को प्राथमिकता ये है कि प्रशासन की किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर्यटकों को ना बिल्कुल नहीं होगी। उसके लिए सर दिन रात काम कर रहे हैं सभी विभागों को। आज भी खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के परामर्श निकेतन से शुरू हुई गंगा पथ यात्रा का समापन गंगा संगम स्थल देवप्रयाग में हुआ। यहां पहुंचे गंगा पथ यात्रियों ने गंगा आरती कर यात्रा का समापन किया। यात्रा का उद्देश्य चारधाम यात्रा के पौराणिक मार्ग को पुनर्जीवित करना था। गंगा पथ यात्रा जब विभिन्न पड़ावों से होते हुए बताया जा रहा है कि बंदर चट्टी पहुंची, तो यहां यात्रा में शामिल विदेशी यात्रियों का स्थानीय लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया था। वहीं इस पैदल गंगा पथ यात्रा से विदेशी यात्रियों के साथ अन्य श्रद्धालुओं व बच्चों का भी उत्साह देखने को मिला। वहीं डीएम डॉक्टर आशीष चौहान खुद यात्रा में शामिल रहे। इस दौरान यात्रियों ने 19 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी किया,
जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि यात्रियों और पर्यटकों को यहां की संस्कृति और रीति रिवाज से रूबरू कराने के लिए इस मार्ग को फिर से संचालित किया जा रहा है। इस यात्रा पथ के पुनः संचालित होने से यहां के गांव में फिर से आर्थिकी लौट के आएंगे और जिससे कि यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही पर्यटक प्रकृति के बीच रह करके यात्रा का आनंद भी उठा सकेंगे। साथ ही डीएम ने कहा कि भविष्य में देवप्रयाग से आगे श्रीनगर तक भी इस यात्रा पथ को विकसित किया जाएगा। ये एक इसका अर्थ गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि गंगा को अर्थ गंगा के तौर पे जो हमें देखा जाना है, तो उस प्रयास को हम इसमें डाल भी रहे हैं। और इसमें मिलेट से रिलेटेड या हमारा जो मोटा अनाज है, पारंपरिक खाना है और पारंपरिक जीवन पद्धति है, उसको भी हम लोग एक तरीके से होम स्टेज और दूसरी चीज़ों के माध्यम से डिस्प्ले करते हैं। सर, आउटलेट भी डेवलप किए जाएंगे इस और जो ये मिलेट्स को लेकर है या अन्य स्थानीय उत्पादों लोकल खाना या स्थानीय उत्पादों को जिस तरीके से हम लोग प्रमोट करेंगे तो हमारे प्लान में है। फर्स्टली हम लोग ट्रैक रूट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और ऐसे स्टेशंस बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर हम उन्हें फर्स्ट मेडिकल फैसिलिटी दे पाएँ या किसी तरीके से उन्हें दूसरे बेनिफिट्स दे पाएँ, नेटवर्क कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाएँ। तो उन सारे एस्पेक्ट्स को लेते हुए एक प्रॉपर प्लान किया जाए। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि दिन निकलते ही धूल भरी आंधी चली। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कुछ गर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि दिन निकलते ही धूल भरी आंधी वहां पर चली और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी बारिश भी वहां पर हो सकती है। उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र की गौहरी माफी ग्राम सभा में क्षेत्र में जगह जगह वहां पर प्लांटिंग को लेकर के नियमों की जांच को लेकर के प्रशासन और एमडीडीए हरकत में आया है। कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर के एसडीएम के निर्देश पर एमडीडीए के ने नोटिस जारी कर संबंधित लोगों से दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। 7 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्लांटिंग ध्वस्तीकरण के साथ साथ प्लॉटिंग करने वालों पर भी बताया जा रहा है कि सख्त कानूनी कार्रवाई के बाद एसडीएम ने इस बात को कहा है कि उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बाघ का आतंक देखने को मिला। आपको बता दें कि चिन्यालीसौड़ में एक बाघ ने एक महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि महिला खेत में घास काटने के लिए गई थी और इस दौरान बाघ ने जबरदस्त हमला कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं और साथ ही वन विभाग की लापरवाही पर आरोप लगाते हुए मृतक महिला के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जिलाधिकारी ने महिला के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। तो आपको बता दें कि बाघ का तांडव जो है वो लगातार उत्तराखंड में देखने को मिलता है। उत्तरकाशी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया और इतनी बुरी तरीके से पहले तो महिला को घायल किया गया, फिर उसके बाद वहां पर मौत के घाट उसे उतार दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। और घटना के बाद ग्रामीण बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं और वन विभाग पर लगातार कई सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिरकार वन विभाग की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों होती है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं जहां पर बाघ द्वारा हमला किया जाता है और इंसानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और एक बार फिर से उत्तरकाशी से मामला सामने आया, जहां पर वन विभाग की एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली और ग्रामीण अब बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि मृतक महिला के परिवार को मुआवजा दिया जाए। फिलहाल जिलाधिकारी ने महिला के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश तो दे दिया है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार मुआवजा कब दिया जाएगा।
उत्तराखंड में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला सहसपुर विधानसभा के शिमला बाईपास के चांदनी चौक के पास का बताया जा रहा है, जहां ग्राम सिगनीवाला के उप प्रधान के साथ मिलकर के भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं। दिन रात में यहां भूमाफियाओं की तरफ से अवैध प्लांटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो उत्तराखंड के विकासनगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं। ये मामला सहसपुर विधानसभा के शिमला बाईपास के चांदनी चौक का बताया जा रहा है, जहां ग्राम सिगनीवाला के उप प्रधान के साथ मिलकर के भूमाफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग का काम किया है। और दिन रात में आपको बता दें कि यहां भूमाफियाओं की तरफ से अवैध प्लांटिंग भी की जा रही थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी और उसके बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवभूमि में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और तब से लेकर अभी तक चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है। भारी बारिश और बर्फबारी के बीच भी चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में दर्शन करने के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। में 1,13,000, यमुनोत्री मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हो, चाहे तीर्थ यात्रियों के रहने खाने पीने से संबंधित हो, तीर्थ यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि आने जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। साथ ही सीएम धाम में पुलिस प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं कि तीर्थ यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जाए। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान भारी बारिश भी हो रही है, जिसके लिए सीएम धाम में भी आदेश दे चुके हैं कि मौसम की जानकारी लेकर चारधाम यात्रा करें। दरअसल पिछले साल बाबा के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचे थे, जो कि चारों धामों में भक्तों की जनसैलाब ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या 45 लाख से ज्यादा थी। वहीं इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 के चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ फिर सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। वहीं चारधाम यात्रा की कपाट खुलने को लेकर मंदिर समिति की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही पर्यटन विभाग की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पहलों को ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए हर एक काम किया जा रहा है ताकि इस साल चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और साथ ही यात्री सुविधा पूर्वक चारों धामों के दर्शन कर सके। कहते हैं सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।